आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया। संयुक्त ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगांव आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस दौरान शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंकी सरगनाओं को भारतीय नागरिकों की जान से खेलने के दुष्परिणामों का स्पष्ट संदेश दिया है। हमारे सैनिकों ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवादी चाहे कोई भी रणनीति अपनाए, वो अब भारत को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं सकते। ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि आई, जिसे ऑपरेशन महादेव ने आत्मविश्वास में बदल दिया। शाह ने ये बात भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को सम्मानित करते हुए कही, जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पहलगांव हमले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराया। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके जवाब में सशस्त्र बलों ने मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी कार्रवाई की गई थी। ऐसा ही ऑपरेशन महादेव के जरिए सुरक्षा बलों ने जुलाई में पहलगांव नरसंहार में शामिल आतंकवादियों का सफाया कर दिया। शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को भारतीय नागरिकों की जान से खेलने के परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवादी चाहे कितनी भी रणनीति अपनाएं, वो अब भारत को नुकसान पहुंचाकर बच नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, ऐसे समय में जब कश्मीर में पर्यटन अपने चरम पर था, पहलगांव हमला कश्मीर मिशन को पटरी से उतारने का एक असफल प्रयास था। शाह ने यह भी कहा कि सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है। आगे उन्होंने कहा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को लेकर खुशी और उत्साह महसूस किया है और सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा में यही विश्वास भारत की हर क्षेत्र में दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा है। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर, सुनाते हैं आपको। I believe that the jointness and integration of our forces played a major important role in the success of the Operation Sindoor. Therefore, I think we should also move forward in strengthening joint strategic communication. Friends, given how technologies are changing, accordingly, we need to accommodate the patterns of training of our forces. I was very happy to learn that the Army Training Command, RTRAC, has taken a policy decision to provide drone technology related training to all Jawans of our Army by 2027. This will undoubtedly prove to be a game changer step in this technological era. Friends, when I talk about changing technology and the changing world, it becomes very necessary that we also adapt our forces according to the changing world. For this, I have seen told that our army has taken the initiative for the formation of the Rudra Brigade. इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के महू में 2 दिनों तक चल रहे रण संवाद सम्मेलन के आखिरी दिन सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भविष्य में युद्ध लड़ने के लिए हाइब्रिड योद्धाओं की जरूरत पर जोर दिया है। आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित इस सम्मेलन के समापन भाषण में जनरल चौहान ने युद्ध लड़ने की रणनीति और युद्ध लड़ने के तरीकों में हो रहे बदलाव को तेजी से अपनाने और उनसे जुड़ने की आवश्यकता भी बल दिया है। जनरल चौहान के मुताबिक हमें हर तरह की लड़ाई लड़नी और जीतनी पड़ेगी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद सम्मेलन के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में कहा, रण संवाद के 2 दिनों ने युद्ध और युद्ध लड़ने के बदलते तरीकों को अपनाने और उसके साथ ढलने की जरूरत को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है। सम्मेलन के पहले ही दिन सीडीएस जनरल अनिल चौहान कह चुके थे कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन शांति कायम रखने के लिए युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सीडीएस चौहान ने आगे भविष्य में होने वाली जंगों के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने इसके बारे में बताते हुए कहा, मुझे लगता है कि भविष्य के युद्ध के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर की आवश्यकता होगी। उन्हें बॉर्डर पर लड़ने, रेगिस्तान में युद्धाभ्यास करने
घने शहरी इलाकों में चुनौतीपूर्ण आतंकवाद विरोधी मुहिम की योजना बनाने, ड्रोन को नाकाम करने और साइबर घुसपैठ को डिकोड करने में माहिर होना चाहिए। अगर हमें लड़ना और जीतना है तो शास्त्र और शस्त्र को साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्या कुछ कहा सीडी चौहान ने, सुनाते हैं आपको। I think future warfare will demand kind of hybrid warriors. They should be able to fight on the borders, maneuver in deserts, plan complex counterinsurgency, counter-terrorist operations in dense urban terrain, neutralize drones, decode cyber intrusions, and wage influence operations. Hence, views on future warfare have to be agnostic of rank structure. We wanted actually larger participation of middle-level officers. We could only muster a few, but I hope in next sessions of Ran Samvad, we'll have more participation from middle-level officers because their stake in this organization is much more than senior officers like us. I think tactics must blend seamlessly into operational large strategy in real time, and only a scholar warrior can do it. And let me reiterate this little thing about Shastra and Shastra. They both have to run together if we have to fight and win in tomorrow. आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े फैसले लिए। एक, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण सीमा में 5,000 की बढ़ोतरी और दूसरा, राष्ट्रमंडल खेल की दावेदारी को मंजूरी शामिल की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 7,332 करोड़ रुपए का व्यय के साथ रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के ऋण अवधि के पुनर्गठन और 31/12/2024 से आगे विस्तार को मंजूरी दे दी है। ऋण अवधि अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पहली किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए और दूसरी किस्त 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है, जबकि तीसरी किस्त 50,000 रुपए बनी रहेगी। समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी पटरी वाले आकस्मिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। साथ ही खुदरा और थोक लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपए तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने भारत की 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को मंजूर कर दी है। कैबिनेट ने विश्व स्तरीय स्टेडियमों, अत्याधुनिक अभ्यास सुविधाओं और खेल संस्कृति के कारण अहमदाबाद को आदर्श मेजबान बताया। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए के सहमति जताने के कुछ दिन बाद ही यह फैसला लिया गया। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी की इच्छा जताने वाला आशय पत्र जमा कर दिया। न्यूज़@7 में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।